आशिफ्ता दिल बाय हुरिया मलिक एपिसोड नंबर 31। हमास उसके लब बेयकीनी से सरसराए, जबकि शशदर और बेयकीन निगाहें जब उसके मुतमईन चेहरे से हुई हॉल में मौजूद नफूस से टकराई, तो जाने क्यों यमान को देख के उसका दिल धक से रह गया। मैं पूछ सकता हूँ कि कुछ लम्हे कबल तुमने इतनी फजूलगोई क्यों की है? उसके पुरसुकून चेहरे और पीछे खड़ी नूरे को देख के हसन साहब ने जब्त से इस्तफसार किया। आयशे का बड़ा भाई होने के नाते से मेरा हक है कि मैं इसकी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले के मुतालिक अपनी राय का इजहार करूं। वो कंधे उचकाकर बेनियादी से कहता नूरे को लिए आगे बढ़ने लगा। जब नूरे की कलाई खींचने पे वो झुका और गर्दन घुमा के उधर देखा। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ सबके बीच बैठूं, तो तुम मेरे लाला से उनकी खुशी नहीं छीनोगे, वरना उसने सपाट निगाहों से उसका चेहरा देखते हुए संजीदगी से कहते हुए बात अधूरी छोड़ी, तो उसने देखा जवाबन हमास के खूबसूरत चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। आपका मामला आपकी मामला फहमी पे जान निसार करने को दिल चाह रहा है, इसी अंदाज में कहते हुए उसने उसके बाजू पे ग्रिप मजबूत करते हुए कदम आगे बढ़ाए। जब हसन साहब की तंजिया आवाज गूंजी, वो जिसका बाजू हक से जब पकड़े तुम अंदर आ रहे हो, वो उसकी शक्ति बहन है जिसके किसी हक को तुमने तस्लीम नहीं किया। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी ये हक इस्तेमाल ना करो। बुर्दबार अंदाज, तंजिया लहजा हमास को बहुत कुछ बावत करवा रहा था। ये उसकी बुजदिली होगी जो उसने हक इस्तेमाल ना किया, लेकिन मैं इतना बुजदिल नहीं हूँ। एक नजर आयशे के फक पड़ते चेहरे पर डालते हुए उसने कमीनगी से भरपूर निगाह यमान के बेतासुर चेहरे पे डाली। इससे पहले कि उसकी कही बात पे वहाँ फसाद बरपा होता, इतने दिनों बाद अपनी बेटी को अपने सामने देख के ताबिंदा बेगम हर एहतियात बनाए ताक रखती उठी और अपने बाजुओं में उसे भर के सीने से लगा लिया। उनकी इस बेख्तियाराना हरकत पे वहाँ का माहौल मुझे अजीब सा हो गया, जबकि खुद ये बेनियादी का फौल चढ़ाए। नूरे भी माँ की आगोश मिलते ही अपनी आंसुओं पे बंद न बांध सकी। यमान अंगूठी पहनाओ आयशे को। अचानक इस सोगवारी से भरे माहौल को बदलने के लिए आगा जान ने संजीदगी से हुक्म जारी किया, तो सोफे पर बुजुर्गमान होते हमास ने गर्दन घुमा के उन्हें देखा। गुस्ताखी माफ आगा जान, लेकिन मैं इस फैसले पे खुश नहीं हूँ। उसके संजीदा अंदाज में अगरचे बेअदबी नहीं थी, लेकिन एक कतईयत जरूर मौजूद थी जिसपे यमान ने शिद्दत से लब खींचे। आपके इस इनकार पे हम लोग ये समझे कि आप जो यमान के साथ दोस्ती के नारे बुलंद करते थे, उसके पीछे आपका मकसद सिर्फ नूरे को हासिल करना था, क्योंकि उससे शादी होते ही ये दोस्त आपको जहर से भी बदतर लगने लगा है। उसकी खुदसरी पे आगा जान बड़ा कूटे, तो सब खवातीन समेत नूरे भी डहल कर रह गई। आपको यही लगता है तो यही समझ लें। वो सोफे से खड़ा होता, वो अक्खर लहजे में घुया हुआ, तो उसकी खुदसरी और डिटाई भागते हुए हसन साहब खुद पर काबू ना रख सकर अपनी जगह से खड़े हुए और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद किया। उनकी इस अचानक हरकत पे ये सबकी धड़कनें लहर भर के ठहरती गईं, जबकि आंखों की पुतलियां हैरत और बेयकीनी से फैल गई थी। इतने साल यही सीखते आए हो कि किस तरह गर्दन उठा के बड़ों की बातों से इन्हें हिराफ करना है। हसन साहब गरजे तो सब ने भी परेशानी से उन्हें देखा कि बेटी और बाप का मध्य मुकाबिल आ जाने वाला ये मरहला किसी के लिए भी खुशगुन नहीं था। पहनाओ तुम अंगूठी। उन्होंने हमास को लटाने के बाद यमान को हुक्म दिया, तो सुलगती निगाहों से हमास को घूरते यमान अपनी जगह से उठा और आयशे की तरफ बढ़ने लगा। तो हमास का दिल चाह वो सब कुछ तहस नहस कर दे। अगर तुमने मेरी इससे पहले कि आयशे के पास बैठता यमान उसके हाथ में अंगूठी पहनाता दोबारा से भड़का। जब ये सब देखती नूरे अपनी जगह से उठी। तुम्हें गोलियों से खेलने का बहुत शौक है ना, तो आओ तुम्हें खेलने के मजीद मौके दूँ। वो हॉल के बीचों बीच सूख चेहरा लिए खड़े हमास से अजीब से अंदाज में मुखातिब हुए और उसके कुछ भी समझने से कभी उसका कोट साइड पर करते उसकी कमर पर अटका पिस्टल एक झटके से खींचा, तो बहुत सारी चीखें लपक के एक साथ बुलंद हुई। हर दफा जरूरी नहीं कि जीत तुम्हारी ही हो। तुमने जो मेरे पास किया था वो तुम नहीं मजीद कर सकते। अपनी जंगली और हसद में तुम दोनों
समेत 2 खानदानों को तोड़ रहे हो और तुम्हें ये लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। पिस्टल की नोक अपनी कनपटी पे रखे वो संजीदगी और मजबूती से बोलती सबको शहीद कर गई। मुझे पागल हो गई हो आप, नीचे करें पिस्टल। हसन साहब ने तफक्कुर और नागवारी से उसे टोका, लेकिन बेसुर। फिक्र नहीं करता सरकार, आप मंगनी करवाएं, मैं देखना चाहती हूँ कि गोलियों से खेलने वाला शख्स अब इस खेल को कितना एंजॉय करता है। उसकी गर्दन पे अपने जूते की नोक रखने के मजदार वो अपनी कनपटी पे पिस्टल रखे तंजिया निगाहों से हमास को देख रही थी, जिसकी सुरमई आंखों से इस वक्त शरारे निकल रहे थे। पिस्टल नीचे करो नूरे, मुझे इस खिलौने से मत डराओ। सबकी आवाज़ों, डांट, डपट और वावेरे को मुकम्मल नजरअंदाज किया। उसने पिस्टल पे ग्रिप जो ही मजबूत रखी तो वो तफक्कुर से गोया हुआ, लेकिन नीचे लहजे की सख्ती हनूस कायम थी। खिलौने का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है। इसने ट्रैगर पे उंगली सेट की तो हमास को अंदाज़ा हुआ कि वो पिस्टल के इस्तेमाल और उसकी पकड़ से नाबल्द नहीं थी, बल्कि उसका अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो वाकई बंदूकों से खेलने वाले खानदान की परवरदा थी। एक अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता नूरे, ये मत भूलें। वो अपने अंदर उबलते गुबार को बमुश्किल दबाता बेतासुर लहजे में गोया हुआ। तो अब के यमान ने तो मस्कुराना निगाहों से उसे देखा। एक अंगूठी पहनाने से क्या कुछ होता है ये तुम 3 दिन बाद देख लेना। एक जताती निगाह आयशे के झुके सर पर डालते हुए उसने कहा। तो हमास ने जोर से अपने हाथ की मुट्ठी भींची। अगर तुम सबकी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी हो तो इतला दे देता हूँ कि 3 दिन बाद आयशा और यमान का निकाह है। आगा जान ने उन तीनों के अंदाजों अतवार मुलाहिजा करते हुए गर्जदार लहजे में कहा तो नूरे कॉन्शियस सी हो गई, और जैसे इस निकाह से मसला हुआ वो बिल्कुल आने की जहमत ना करे। आपके साफ साफ हमास को हुक्म दिया गया था, जैसे आयशा और अकदस बेगम तड़प उठी। नहीं, हम लाला के बगैर निकाह नहीं करेंगे। आयशा के एकदम से बोलने पे जिस तरह सबने एक साथ उसकी जानिब देखा, वो बुखलाती हुई गर्दन झुका गई। उसके यूँ गर्दन झुकाने पे हमास अपने साहब को बमुश्किल पुरसुकून करता उसकी जानिब बढ़ा और उसे अपने बाजुओं के हल्के में लेटा प्यार करने लगा। उसे आयशा के साथ मसरूफ देख के हसन साहब ने नूरे के हाथे पिस्टल पकड़ा और खुद अकदस बेगम को खाना खिलाने को कहते हुए वहीं आगा जान के पास विराजमान हो गए। सीन चेंज। ढोलक में पहली ठाप पड़ी तो अपने कमरे में दुबकी बैठी आयशा का दिल लरज उठा। तैयारी पकड़ी है मिस आयशा खानजादा, पूरे एहतमाम के साथ आपको चुराने आऊँगा, वो भी आपके भाई के सामने। उसे यमान की सरशारी और पतामंदी के नशे में डूबे ये अल्फाज याद आए जो उसने अंगूठी पहनाते वक्त उसे कहे थे, और तब से ही उसका दिल बोल रहा था। आगे आया सच था क्या? क्या उसका वो मोहब्बत लुटाता अंदाज सच्चा, या अब यूं मुंतकाना लबुल लहजा उसकी जात की सबसे बड़ी सच्चाई थी। इस भंवर में उलझी वो गुज़िश्ता 2 दिन से अपने कमरे में ही कैद थी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के वक्त कमरे से निकलती थी। नाम नेहाद मंगनी के बाद लाशऊरी तौर पे उसे उसकी कॉल का इंतज़ार था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि उसी दिन हमास और नूरे भी वापस चली गई थी और वो अपने खुद साख्ता अंदेशों समेत अकेली सुलगती रही। लेकिन अभी चूंकि उनकी मेहंदी थी, आज तो हवेली में ढोलकी रखी गई थी और उसे ये भी इत्तला मिली थी कि हमास और नूरे भी आ रहे थे। अल्लाह का वास्ता है आयशा, थोड़ा सोचा करो। उसे हनूज मुहावरे में खोए देख के उसके कमरे में दाखिल होने वाली फरीना बड़ा कुटी। तो अब क्या हम बंगले डाले? उसके यूँ बोलने पे वो नाला सी हुई और सोनिया हंस दी। इसमें मुज़ाहिका भी नहीं है, आखिर को फैमिली के इतने डैशिंग हीरो को तुम ले होने वाली हो। सोनिया के महजूज अंदाज पे वो बेसाख्ता जीप सी गई। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, उसने कतराने से अंदाज से जवाब दिया तो वो दोनों उसके अंदाज पे हंस दी। चलो ये भंगड़े वाला काम तो खुसूसी तौर पर ईमान लाला के सामने कर लेना। अभी फिलहाल उठ के फ्रेश हो, मेहंदी लगाने वाली आ गई है। सोनिया ने उसे छेड़ते हुए कहा तो दुश्मन जान के जिक्र पे उसकी धड़कनों की लय बदली, जबकि चेहरे पे गुलाल सा बिखरने लगा। ये देखो यार, इसका चेहरा परसों जो दंगल हो रहा था
उसी दौरान हल्की सी भाप लगवा देती लाला को कि आग दोनों जानिब बराबर लगी है, तो लाला को उनकी बीवी ना धमकाती। फारीना एक विंक करती हुई शरारत से गोया हुई तो उसके गाल मारे हया के दहकने लगे। कोई आग नहीं लगी, हम बस आपकी बातों की वजह से घबरा गए थे। वो फौरन चेहरे पे दोनों हाथ फेरती अपने तासुरात नॉर्मल करती वॉशरूम की जाने पड़ गई, जबकि वो दोनों उसका सामान सेट करने लगी। सीन चेंज। लाहौर पुलिस स्टेशन में इस वक्त अजीब हंगामा सा बरपा हुआ था। वजह मुल्जिमान समेत पुलिस वैन्स का धमाके में उड़ जाना और हस्बे साबिक इस सब का जिम्मेदार पुलिस और हुकूमत को ठहराया जा रहा था। इस वाक़े की इत्तला हसन साहब तक पहुंची, जो इस वक्त उन दोनों के साथ मौजूद थे। उन्होंने ये सब सुनते ही संजीदगी और बुर्दबारी से कहा, ये उसका रचाया हुआ ड्रामा है एसपी साहब। वो और उसके कारिंदे जिंदा सलामत है। उनके संजीदा लहजे में एक अजीब सी काट थी, जो दूसरी जानिब एसपी साहब ने भी महसूस की थी। उसके लिए सर ये सब ढोंग रचाना मुश्किल नहीं है, और इसलिए आप अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और केस को बंद मत करें, क्योंकि केस बंद ना होने की सूरत में लोग उसे भूल नहीं पाएंगे, और लोग भूलेंगे नहीं तो उसका जीना हराम होगा। इसलिए कि याद रखिएगा कि वो अब भेस बदल के सामने आएगा, और जब वो ऐसा करेगा तो फौरन ट्रेस कर लिया जाएगा। हसन साहब ने फौरन उस हादसे को डिकोड करते हुए एसपी साहब को तफसीलन आगाह किया, तो एसपी साहब समेत उन दोनों ने भी तवज्जो से उनकी जानिब देखा और उनकी बात सुनी। जी बेहतर। उन्होंने अलविदाइया कलमात कहते हुए कॉल बंद की और उन दोनों की सेमत मुतवज्जो हुए जो उन्हें ही देख रहे थे। घर जाओ तुम दोनों, मेरी एक दो मीटिंग्स हैं, वो निपटा के आता हूँ, उन्होंने नॉर्मल लहजे में कहते हुए अपने सामने बड़ी फाइल पे निगाहें मरकूज कर ली। तो हम मास्क नकारा, आज आपकी बेटी की मेहंदी है, उसने गोया इतला दी थी, जिसे सुन के हसन साहब ने आईब्रो उचका के उसे देखा। मेरे ख्याल में मैं वही मौजूद था जब ये डिसाइड हुआ। उनके ठंडे से अंदाज पे वो खुलस सा गया। जी बिल्कुल आप वहीं थे, लेकिन अभी आपको रिमाइंड करवा दूँ कि आज आपका टाइम से पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तो यमान उसकी जानिब घूमा और हसन साहब से पहले बोल उठा, टाइम से पहुंचना तुम्हारा ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो पिस्टल अपनी तरफ उठा सकती है वो उस पिस्टल की नोक तुम्हारी जानिब मोड़ के तुम्हारा ये एटीट्यूड ख़त्म भी कर सकती है। उसकी जानिब रुख मोड़े वो कुर्सी के बाजू पे कोनी जमाए, हाथ की बंद मुट्ठी होठों पे जमाए अपनी मचलती मुस्कान को रोकने की नाकाम सही कर रहा था। उसकी बात ऊपर से उसके अंदाज देख के वो पलटा और एक जोरदार घूंसा उसके सीने पे दे मारा। बकवास बंद कर, अपने गुज़िश्ता 3 दिनों में उसने कम से कम 300 दफ़ा नूरे की उस दिन पिस्टल से उसे धमकाने वाली बातों को इस अंदाज पे दोहराया था और उसे जिद किया था कि वो बना सा जाता था। सच हमेशा कड़वा ही होता है। ईमान ने उसकी कुर्सी से उठते ही एक अकब से हाँक लगाई, जिसे वो मज़े से नज़रअंदाज करता उसे अपनी दही चिरा देता वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे अभी अपनी शेरनी को भी पिक करना था। सीन चेंज। वो अभी हॉस्पिटल से होके घर पहुँची थी कि उसे याद आया आज उसके भाई और कज़न की मेहंदी थी, और वहाँ उसे उसके इख्तलाफात समेत जाना ही पड़ेगा। यही सब सोच के वो उठकर वार्डरोब खोल के उसके सामने जा खड़ी हुई। क्या मुसीबत है यार, अब मेहंदियों के फंक्शन पे कैसे कपड़े पहनते हैं। वो वार्डरोब में लटके कपड़ों को कोप से देखती बड़बड़ाई, तो उसके अक्का में गंभीर सी आवाज़ गूंजी, मैं मदद करूँ। खैर तो क़यामत उस पर मुस्तदात उसकी ऑफर को बुरी तरह से बेजार हुई। हाँ तुम यूँ करो कि मेहरबानी करके मेरी कोई मदद ना करो। एक नज़र उस पर डालते हुए उसने बेजारी से कहकर वापस निगाहें कपड़ों पे टिकाई, तो उसके जवाब पे वो मुस्कुराता हुआ कदम कदम चलता उसके पीछे आंख खड़ा हुआ। अब ऐसी हदबंदियाँ तो ना डाले, मुतबस्सम लहजे में कहते हुए उसने दोनों हाथ उसके कंधों पे जमाए, तो वो बेधक उठी। हमार प्लीज़ कोई फजूल हरकत किया, अपना थर्ड क्लास रोमांस शुरू मत करना। मैं अभी इस सबको बर्दाश्त करने के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। वो अभी हॉस्पिटल से हमारे जरी को देख के ही आई थी, और ऐसे में हमास की वारफ्तगियाँ उसे एक आंख न भा रही थी।
تبھی وہ فوراً ٹوکتے ہوئے بولی تو وہ محظوظ ہوا، اور جو میرا موڈ فضول حرکت اور تھرڈ کلاس رومانس کرنے کو چاہ رہا ہے اس کا کیا کروں میں؟ وہ اپنے نظروں پہ زور ڈال دیتا ہوا وہ ایک قدم آگے کو ہوا تو اس نے بے ساختہ قدم پیچھے کو بڑھایا، جبکہ اس کے الفاظ پہ روم روم جھنجھنا اٹھا۔ اپنے ایسے موڈ کی تکمیل کے لیے تم دوسری شادی کر لو، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، لیکن کم از کم مجھے ایزیٹیٹ نہ کیا کرو۔ بدلحاظی سے کہتے ہوئے اس نے واپس رخ موڑا تو وہ اس کی بدلحاظی کو بمشکل برداشت کرتا۔ ایک قدم مزید آگے بڑھا تو وارڈروب کی جانب رخ موڑے کھڑی مورے کو بتدریج گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ فاصلہ بری طرح سے محسوس ہوا تو وہ کوئی جائے فرار نہ پائی۔ اپنی اس بہادری دکھاتے کو وہ وہیں دم سادے کھڑی رہی۔ آپ کا مشورہ آپ کی معاملہ فہمی کی طرح دل کو ٹھا کر کے لگا ہے، لیکن مسز حماس خان زادہ، جب میں اپنی طبیعت کے برخلاف بہت کچھ برداشت کر رہا ہوں تو آپ بھی کیجیے نہ برداشت۔ میرے اس تھرڈ کلاس رومانس کو آنچ دیتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی دائیں کندھے پہ بکھرے بال سمیٹنے چاہے تو وہ تڑپ اٹھی، لیکن اس کے فاصلے بڑھانے سے قبل اس نے فوراً اس کے گرد اپنا بایاں بازو حائل کیا۔ کیوں گئے جی آپ ہاسپٹل؟ اس کے سرد لہجے میں ایک عجیب سی فنکار تھی جسے محسوس کرتی وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے مسکرا دی۔ یہی سب دیکھنے کے لیے جو اس وقت تمہارے اندر کو تمہارے وجود کو جھلسا رہا ہے۔ چہرے کا رخ ہلکا سا پھیرتے ہوئے اس نے تمسخانہ انداز میں جواب دیا۔ تو حماس بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی سرمئی آنکھوں کی بے یقینی پہ وہ تنزیہ مسکرا دی۔ تم نے عورت کے بہت سے روپ دیکھے ہوں گے، لیکن تم نے شاید عورت کا منطقانہ روپ نہیں دیکھا۔ اس کی گرفت سے بمشکل خود کو آزاد کرتی وہ اس کی حالت پہ سرشاری محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ اپنے محبوبانہ ہتھیاروں کو تیز کر لو حماس خان زادہ، یہ جنگ اب مجھے مزید لے دینے لگی ہے، کیونکہ میرے پہلے وار کے نتائج میری توقع سے زیادہ شاندار ملے ہیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی وہ کاٹ ڈال لہجے میں بول کے اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں ساکت کھڑا ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو گھور رہا تھا، جبکہ کانوں میں بس یہی الفاظ گردش کر رہے تھے، عورت کا منطقانہ روپ، عورت کا منطقانہ روپ۔ سین چینج۔ مہندی والی اس کے ہاتھوں پیروں میں مہندی لگا کے کچھ دیر قبل ہی کمرے سے نکلی تھی، جبکہ وہ اب تھکے انداز میں بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی نیچے بتدریج بڑھنے والے شور کو سننے لگی۔ ڈھولک کی کان کے پردے پھاڑتی آواز سے اب اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی والے دن جو ٹوکرا بھر کی مہندی لگا کے سیٹو بن کے بیٹھ جائیں۔ خوف سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے سر بیک گراؤنڈ سے ٹکاتے ہوئے آنکھیں زور سے مچی، کیونکہ مہندی کی خوشبو شوہر حضرات کے جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ قطعی غیر متوقع اور بلنٹ الفاظ پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو نازک ہونٹوں سے ایک سرسراتی ہوئی چیخ برآمد ہوئی جو اس کے شور میں کم از کم کسی کو سنائی نہ دی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک خوفزدہ نگاہ بند کھڑکی اور دروازے پر ڈالی اور پھر اسے دیکھا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے برجستہ جواب پہ اس کی دھڑکنوں نے فوراً لے بدلی۔ جاری ہے۔